बंद कर दिया ये सेव है। Hello dear students. In last class we are discuss about the postulates of John Dalton. Today we start discussing about atom. चैप्टर की स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि एटम क्या होते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की अलग अलग डेफिनेशन दी थी और उसी डेफिनेशन को जो है बाद में बदल बदल के जो है अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया। स्टार्टिंग में इंडियन फिलोसोफर थे, कानाड थे और उसके अलावा पादुकियान थे, उन्होंने जो दी थी उसी डेफिनेशन को बदलकर बाद में डाल्टन ने थोड़ा सा चेंज करके नई डेफिनेशन दे दी। और वही चीज हम पढ़ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उसको ही हम एटम के नाम से जानते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो नॉर्मल एटम जो होता है 1 नैनोमीटर के आसपास इसकी होती है। 1 नैनोमीटर का ये होता है 10⁻⁹ मीटर जो है इसकी साइज होती है नॉर्मल एटम की। ये जो साइज है ये वाटर के मॉलिक्यूल की साइज है। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है उनकी साइज जो है 10⁻⁻10 होती है। इसलिए इसी तरह से यानी इतनी छोटी साइज ये होती है 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 मीटर का जो है 10 बिलियन वाला जो हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, उसके मतलब उस 1 मीटर का जो लेंथ है उसके हम छोटे छोटे 1 मिलियन उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तो वो साइज जो है वो आएगी किसकी, हाइड्रोजन की साइज आएगी। तो बहुत छोटी साइज होती है जिसको जो है हम मेजरमेंट करने के लिए जो है हमारे पास स्पेशल एपरेटस होते हैं और जिनको देखने के लिए कोई स्पेशल मशीन्स हमारे पास या कोई माइक्रोस्कोप हमारे पास नहीं है। आजकल जो है एक नई रिसर्च हुई है, नई मशीन का बनाई हुई है जिसे STM के नाम से जानते हैं। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कहा जाता है, जो किसी भी मेटल की सरफेस का फोटोग्राफ खींच सकती है और उसके ऊपर प्रेजेंट जो एटम्स है वो एटम्स आपको जो है नजर उसके अंदर आ सकते हैं, फिर भी वो एटम जो है क्लियरली आपको जो है उसके अंदर नजर नहीं आएंगे। तो सबसे छोटी साइज को देखने वाली माइक्रोस्कोप इन्वेंट की गई है जिसे STM के नाम से हम जानते हैं। अब इसके बाद में कुछ डेफिनेशंस हम देखें तो एलिमेंट किसे कहेंगे। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं, यानी सारे एटम एक जैसे होने चाहिए, उनको हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, ये सब एक एलिमेंट के अंदर आते हैं। बट वाटर एक एलिमेंट नहीं है। वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो सेम एटम नहीं है, तो ये एक एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट किसे कहते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे हो, इनको हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में मॉलिक्यूल की बात करते हैं। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि which is capable to independent existence, जो कि फ्रीली इंडिपेंडेंटली रह सकता है, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 ये अकेला स्मॉलेस्ट है और इंडिपेंडेंटली एटमॉस्फेयर के अंदर ये पाया जाता है, जिसे हम CO2 के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में ये आता है वाटर। तो ये अलग अलग जो है अलग अलग डेफिनेशन है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं हो। एटम अलग होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, ये भी स्मॉलेस्ट होता है और ये भी स्मॉलेस्ट होता है, बट इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसको जैसे ये कार्बन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर सकते हो, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एक और डिफरेंस है इनमें, क्या है कि ये इट इज कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट इट इज नॉट एबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये डिफरेंस तो आपसे पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये चीज़ ही क्लियर नहीं रहती कि एटम क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सबको एक ही समझते हैं, लेकिन टेक्निकली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हालांकि होते वो उसी तरह से, बट टेक्निकली जो है कुछ इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है।
हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाखून से नहीं। अब हम बात करेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की। जो एलिमेंट्स हम अपने आसपास देखते हैं या जो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब की जो है उनको लिखने का जो पैटर्न होता है, उनको लिखने के लिए या नोटबुक में समझने के लिए उसके लिए हमें सिंबल्स उनके देने पड़ेंगे। सबसे पहले सिंबल लिखने की जो शुरुआत की थी वो डाल्टन ने की थी और इन्होंने हर एटम के लिए अलग अलग सिंबल बनाए थे। जैसे हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल बनाया, उसके बीच में डॉट लगा दिया तो उसको हाइड्रोजन कहा। इसी तरह से कार्बन एक सर्कल बना दिया, सर्कल बना के उसको शेडेड कर दिया तो उसको कार्बन कहा। ऑक्सीजन को सिंपल सर्कल बना दिया, कोई उसके ऊपर शेड वगैरह नहीं बनाया तो उसको ऑक्सीजन कहा। इसी तरह फास्फोरस के एक सर्कल के अंदर इस तरह से बना दिया, उसको फास्फोरस का। बाद में और भी बहुत सारे बनाए, लेकिन डाल्टन का ये जो फॉर्मूला आगे चल नहीं पाया। बाद में बर्जीले साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया कि ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत करेगी, तो इस वजह से जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज में जो भी उसका नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हम पहले यूज करें, और अगर पहले से फर्स्ट लेटर अगर उसका यूज हो रखा है तो फिर 2 लेटर हम उसके यूज करें। ये बात किसने बताई? बर्जीले से बताई। जैसे हाइड्रोजन H हाइड्रोजन के लिए, O ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट लेटर का आप यूज करें। बाद में अगर ये फर्स्ट लेटर पहले से यूज हो रहा है तो फिर आप 2 लेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने हिसाब से जो है इनके सिंबल्स दिए अलग अलग तरीके से। फिर एक पूरी की पूरी यूनियन बनाई गई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से। ये पूरी इंटरनेशनल लेवल पे केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको जो है सॉल्व आउट करने का काम करती है, और किसी भी तरह का जो थ्योरम है ना, फाइनल डिसीजन केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो पूरा IUPAC का ही होता है। यानी फाइनल हर चीज को फाइनल इसी की जो कमेटी होती है वही करती है। जो भी कमीशन जो भी इसका कमीशंस बिठाए जाते हैं और कमीशन जिस तरह की सिफारिशें करते हैं उसी सिफारिशों के हिसाब से जो भी सिफारिश वो करते हैं उसी के हिसाब से जो है रूल्स बना दिए जाते हैं। अब इन्होंने IUPAC ने क्या बताया कि फर्स्ट लेटर हम यूज करेंगे सबसे पहले, और फर्स्ट लेटर को हम क्या करेंगे? कैपिटल में यूज करेंगे, जो कि बर्जीले ने बताया था उसी के हिसाब से। फिर आप 2 लेटर का अगर यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, और सेकंड लेटर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। और इसी तरह से कभी कभी जो है वो लेटर जो है उनका यूज हम करते हैं। कई बार उसके इंग्लिश नेम की जगह हम उसका लैटिन, जर्मन या उसके ग्रीक नेम भी हम उसका यूज करते हैं। जैसे पोटेशियम के लिए के लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है पोटेशियम के लिए के? क्योंकि ये जर्मन वर्ड केलियम से लिया गया है। तो इस तरह से आप कई जर्मन वर्ड जैसे सोडियम के लिए Na लिखा जाता है। Na क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये जर्मन वर्ड लैटिन वर्ड नेट्रियन से लिया गया है। इस तरह से मैं आपको PDF भेजूंगा, उसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। उन सिंबल्स को आपको इसी तरह से लर्न करना है, और ये सिंबल्स जो है आपके आगे केमिस्ट्री पढ़ने में जो है बहुत हेल्प करेंगे। ये आपको करीब 1 to 30 तक लिस्ट भेजूंगा, और वो 1 to 30 तक की लिस्ट आपको जो है लर्न करनी है।